नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11वीं 12वीं हिंदी के लिए यह पाठ्य पुस्तक NCERT द्वारा निर्धारित की गई है। और इस पुस्तक के पहले वीडियो की हम शुरुआत पिछली बार कर चुके हैं। उसमें हमने अभिव्यक्ति और माध्यम एक परिचय नामक वीडियो के माध्यम से हमने यह बताया कि इस पुस्तक को कितने खंडों में, कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। आज हम पहला अध्याय जनसंचार माध्यम में पढ़ रहे हैं, संचार क्या है। तो आइए पढ़ते हैं संचार क्या है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, संचार शब्द का अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। चर धातु से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये किसी भी विषय को पढ़ने से पहले, किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम यह जरूर जान लें कि उस का जो शीर्षक है वो क्या अर्थ रखता है। तो संचार आपकी समझ में आ गया, चर धातु से यह बना है और इसका अर्थ है चलना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम ये जान सकते हैं कि मनुष्य जब से सृष्टि में पैदा हुआ तब से वह सोचता आ रहा है और विभिन्न विचार उसके दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं और उन विचारों को वह चाहता है कि दूसरे तक पहुंचाए। वे जो विचार हैं वे लगातार उस पर दबाव बनाते हैं कि वह दूसरे तक पहुंचे और दूसरे तक पहुंचने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी उसको प्राप्त हो। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संचार चलता रहता है। आपके दिमाग में यदि कोई एक विचार भी पैदा हुआ तो समझिए संचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो संचार को जीवन की निशानी कहा जाता है। कारण है मनुष्य के पैदा होने के बाद से मृत्यु तक मनुष्य बिना संचार के जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए संचार की आवश्यकता निसंदेह पड़ती ही है। और यह भी हम जान लें, संचार कोई सीमित घटना नहीं है, कोई सीमित प्रक्रिया नहीं है। संचार के तहत केवल 2 या अधिक व्यक्ति ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं और यहां तक कि इसमें जनसंचार भी शामिल रहता है। इस प्रकार यदि हम कहें, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को हम लिखित, मौखिक या किसी भी माध्यम से सफलतापूर्वक यदि दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हम संचार की प्रक्रिया सफल करते हैं, संचार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले जितने भी तरीके होते हैं उन्हें हम संचार का माध्यम कहते हैं। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री बिल्बर श्रेम कहते हैं, संचार अनुभवों की साझेदारी है। बिल्बर श्रेम कहते हैं कि अनुभवों की साझेदारी, मेरे पास विभिन्न अनुभव हैं जीवन भर के और उन अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के अनुभवों को खुद तक लाना, ये संचार प्रक्रिया है, इसी का नाम संचार है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अपने अनुभवों को साझा करना ही संचार है। अब हम संचार के तत्वों पर विचार करेंगे। संचार के तत्व कौन कौन से हैं। यह प्रक्रिया बिना चरणों के संपन्न नहीं हो सकती। जैसे ही कोई विचार दिमाग में आता है तो उसके बाद पहला चरण आना आवश्यक है और वो पहला चरण ही होता है स्रोत या संचारक। फिर दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है माध्यम, चौथा होता है प्राप्तकर्ता और पांचवा होता है फीडबैक। तो स्रोत से लेकर फीडबैक तक एक वो व्यक्ति जो कोई विचार अपने मन में लाता है वो स्रोत हो गया। अब उस विचार को संदेश के रूप में वो एक
आकृति देता है, मन ही मन में एक रूप देता है कि मैं जो विचार आया है मैं इस रूप में दूसरे के सामने इसे प्रस्तुत करूंगा, वो संदेश हो गया। माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा वह संदेश दूसरे तक जाना है वो माध्यम हो गया। मान लीजिए आपको लगता है कि मैं पत्र के माध्यम से ये चीज दूसरे तक पहुंचाऊंगा, तो वो माध्यम हो गया। फिर प्राप्तकर्ता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप स्रोत हैं, संचारक हैं, संदेश आपने तैयार किया, माध्यम भी आपके पास है। अब प्राप्तकर्ता तक वह संदेश माध्यम के माध्यम से पहुंचता है और प्राप्तकर्ता उसे पढ़ करके उसके फलस्वरूप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है, अपना रेस्पॉन्स देता है कि इस संदेश को पढ़कर मैंने अच्छा महसूस किया, बुरा महसूस किया, कैसा मुझे लगा, और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए और अच्छे से समझते हैं इसको। ये देखिए, यहां से सबसे पहला संचार प्रक्रिया को हम समझें। स्रोत पैदा करता है संदेश, संदेश जाता है माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक और प्राप्तकर्ता बाद में फीडबैक देता है स्रोत को, संचारक को। वह बताता है कि उसका संदेश उसे कैसा लगा, नहीं लगा। तो इस प्रक्रिया में आप ये तो जान ही गए हैं कि शुरुआत होती है स्रोत से। जब स्रोत या संचारक किसी एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश, भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, अन्य तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया यहां शुरू हो जाती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें, आपको कहीं किसी दूसरे से कोई चीज चाहिए, कोई पुस्तक चाहिए, कोई पेन चाहिए, कोई और जवाब चाहिए किसी प्रश्न का, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? आप सोचिए, उस जो चीज आप चाहते हैं उसके लिए पहले दिमाग में कोई विचार आएगा, और जैसे ही विचार आएगा तो आप एक दो पंक्तियां तैयार करेंगे कि मुझे इस तरह से उस मित्र से या उस साथी से ये चीज प्राप्त करनी है। इस तरह आप एक संदेश तैयार करेंगे। तो संचारक का काम होता है संदेश को तैयार करना। उसके मन में कोई विचार, भावना एक संदेश के रूप में उभरती है और उसके बाद किसी भाषा के माध्यम से, यहां एक चीज और जान लेना जरूरी है, संदेश जो होगा वह बिना भाषा के संपन्न नहीं हो सकता, तैयार नहीं हो सकता। तो आपको इसमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और जब आपको भाषा की आवश्यकता पड़ती है तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आप उसी भाषा का उपयोग करेंगे जिस भाषा को प्राप्तकर्ता बेहतर तरीके से समझ सके। आपको किसी मित्र से कोई चीज चाहिए तो आप मित्र से उस भाषा में उस चीज की मांग करेंगे, अपना संदेश देंगे जिस भाषा को वह समझ सके। इस चीज को कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। कूटीकृत, उसे हम कोड में बदलेंगे। आपका जो संदेश है वो संदेश हम कोड में बदलेंगे, और क्योंकि भाषा भी स्वयं एक कोड है तो उसे हम भाषाई रूप देकर फिर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके साथ ही जो संचारक है उसका इस एनकोडिंग की पूरी प्रक्रिया पर अधिकार भी होना चाहिए। यदि उसका अधिकार नहीं होगा तो वह संदेश को सही ढंग से तैयार नहीं कर पाएगा। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक के लिए प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वह अपने संदेश को सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता तक पहुंचा दे। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो। संदेश जितना स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही सरल होगा, उतना ही आसान होगा। तो ये आपने स्रोत भी समझ लिया, संदेश समझ लिया। अब माध्यम की अब यदि बात करें, संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक हमें पहुंचाना होता है।
जैसे हमारे शब्द हैं, हम कुछ बोलेंगे तो वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचते हैं। ऐसे ही दृश्य संदेश है तो प्रकाश तरंगों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है। इसी प्रकार वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। रेडियो वगैरह है जो, वो ध्वनि तरंगों को और एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। टेलीविजन है, वो दृश्य तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। इसी तरह से कई माध्यम होते हैं जो हमारे संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसमें वो माध्यम टेलीफोन हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फिल्म है, किसी भी तरह का पत्र यदि आप लिखते हैं तो वो पत्र भी आपका माध्यम का काम करता है। तो इसके बाद प्राप्तकर्ता की बात करें। प्राप्तकर्ता, जिसे रिसीवर भी हम कह सकते हैं, वो आपके संदेश को प्राप्त करके उसकी डिकोडिंग करता है। जो आपने उस संदेश को कूटीकृत किया है किसी विशेष भाषा में या किसी विशेष संकेत के माध्यम से उसको दर्शाया है, तो प्राप्तकर्ता उस संदेश को डिकोड करता है और उसके बाद उसे समझता है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया चलती है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों का अर्थ निकालता है। जाहिर है संचारक और प्राप्तकर्ता उन संकेतों से भली भांति परिचित होते हैं। तो प्राप्तकर्ता जब वो चीज प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद संदेश पहुंचने से उसके मन में कहीं कुछ चीज पैदा होती है, चाहे वो सही भावना वाली हो, मान लीजिए कोई पॉजिटिविटी वाली हो या नेगेटिविटी वाली हो। जैसे ही संदेश उसे मिला, मान लीजिए किसी ने हमारी प्रशंसा का संदेश दे दिया है, तो हमारे मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा और हम बदले में उसको धन्यवाद कहेंगे, उसका आभार व्यक्त करेंगे। तो ऐसे ही प्राप्तकर्ता जो भी महसूस करता है उसे फीडबैक के माध्यम से स्रोत या संचारक तक पहुंचाता है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि संदेश का आखिरी लक्ष्य प्राप्तकर्ता ही होता है। वह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, कोई संस्था या एक विशाल जन समूह भी हो सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और इसी प्रतिक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। इसके अलावा फीडबैक से हमें यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, बिल्कुल उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता ने उसे ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से ये संचार प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस संचार प्रक्रिया में ये जो आप देख रहे हैं संदेश और माध्यम के बीच में ये शोर दिखाई दे रहा है आपको। तो साथियों, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि संचार प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होती, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा उत्पन्न जो होती है वो बाधा शोर कहलाती है, नॉइज। इन सारी बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, यह मानसिक भी हो सकता है। आप जब संदेश लिख रहे हैं उस समय आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपका ध्यान उचटा हुआ है, तो निसंदेह यह भी एक बाधा का काम करेगा, आपके संदेश को दूसरे तक सही ढंग से पहुंचने नहीं देगा। तकनीकी, भौतिक, किसी भी तरह का शोर ये हो सकता है। आप मान लीजिए टेलीफोन से ही बात कर रहे हैं, टेलीफोन में कहीं दिक्कत है तो भी आपका संदेश दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा, ये तकनीकी शोर हो गया। और इसके साथ भौतिक शोर भी हो सकता है। आप बात कर रहे हैं, नज़दीकी बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई रेडियो चल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उससे भी ये बाधा उत्पन्न होती है। तो ये शोर जो है ये संदेश और माध्यम दोनों को प्रभावित करता है। और जब तक यह शोर रहेगा तब तक संदेश प्राप्तकर्ता तक
स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच सकता। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी होता है कि हम इस शोर को समाप्त कर दें, इस बाधा को दूर कर दें। तो प्यारे साथियों, आप लगभग समझ चुके होंगे संचार प्रक्रिया को। सबसे पहले स्रोत, संचारक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर फीडबैक, और फीडबैक फिर स्रोत तक पहुंचता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। आगे देखते हैं। संचार के प्रकारों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। संचार के प्रकार जरूर समझ लेने चाहिए हमें। संचार के जो प्रकार हैं उनको समझना कि कौन कौन से प्रकार हैं, किस किस तरह से काम करते हैं वो। संचार का एक प्रकार है सांकेतिक प्रकार। संचार सांकेतिक रूप से भी, आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हम बहुत बार बोलने की बजाय इशारों से हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उस बात को समझ भी जाता है। कई बार कैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, वो भी आप उन्हें देखेंगे तो वे भी संकेतों के माध्यम से दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मौखिक संचार है। कुछ संचार ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोल करके आप कहीं खड़े हैं, 4 आदमियों को अपनी बात कह रहे हैं या हजारों लोगों को अपनी बात पहुंचा रहे हैं, वो भी मौखिक संचार, मुख के माध्यम से। एक अमौखिक संचार होता है। अमौखिक में क्या होता है? अमौखिक संचार में आप बोलने की आपको आवश्यकता नहीं होती, आप लिख करके भी आप उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यह अमौखिक संचार हुआ। अंतः वैयक्तिक संचार और अंतर वैयक्तिक संचार, ये 2 चीजें हैं। एक संचार जब मन ही मन में चलता है, आप अपने अंदर ही अंदर उस चीज को सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में इसे इंट्रापर्सनल संचार कहते हैं। अंतः वैयक्तिक संचार को इंट्रापर्सनल संचार। और इसमें क्या होता है? संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। जैसे आप पूजा करते हैं, भगवान के आगे बैठ गए, अब आप मन ही मन में ईश्वर से बात कर रहे हैं। ना तो आपको कोई सुन रहा है, ना आपको किसी तरह का कोई फीडबैक मिल रहा है, पर आप ही प्रश्न करते हैं और आप ही उसका जवाब, आप ही संदेश भेजते हैं। स्रोत भी आप ही हैं और प्राप्तकर्ता भी आप ही हैं। तो किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर किसी और से संवाद करते हैं। तो ये होता है अंतः वैयक्तिक संचार। और अंतर वैयक्तिक संचार क्या होता है? इंटरपर्सनल। पहले वाला था इंट्रापर्सनल, अब है इंटरपर्सनल। इस संचार में, इन दोनों संचारों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है, अंतः वैयक्तिक जो संचार है उसमें फीडबैक नहीं होता, और अंतर वैयक्तिक संचार में फीडबैक मिलता है हमें। हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है। यह अंतर वैयक्तिक इंटरपर्सनल संचार होता है। इसके साथ एक होता है संचार समूह संचार। समूह संचार में क्या होता है? आप एक व्यक्ति हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में है, और उस एक की बात 50-100 बच्चों तक आराम से पहुंचती है। ये होता है समूह संचार। कोई एक व्यक्ति कहीं टेलीविज़न पे संबोधित कर रहा है, प्रधानमंत्री है हमारे, और वो टेलीविज़न पे संबोधित कर रहे हैं मन की बात, और वो लाखों करोड़ों लोगों तक एक साथ पहुंचती है। ये होता है समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या 2 व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह पूरे समूह के लिए होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस इत्यादि के माध्यम से पहुंचाया जाता है। संसद में भी जब विभिन्न मुद्दों पर बातें होती हैं तो यह भी समूह संचार का ही एक उदाहरण है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार जो है वो है जनसंचार, जिसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसे जनसंचार कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे
एक व्यक्ति है, वो किसी तकनीकी माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक यदि अपनी बात पहुंचाता है तो उसे जनसंचार कहा जाता है। संचार का ही एक महत्वपूर्ण प्रकार है जनसंचार। इसमें एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है, कई गुना उसका विस्तार करके और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग सुन सकें, समझ सकें। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण के रूप में अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट ऐसे माध्यम हैं जो जनसंचार में हमारी मदद करते हैं। सामान्य रूप से यदि हम किसी से वार्तालाप करते हैं, दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा है, यह सामान्य रूप से संचार है। लेकिन इस संचार का ही एक हिस्सा है जनसंचार, जिसमें किसी यंत्र के माध्यम से हम अपनी बात हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं, स्पष्ट रूप से पहुंचाते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि संचार के कार्य क्या है। संचार क्या कार्य करता है, इससे हमें लाभ क्या होते हैं। तो देखिए, विचारों का आदान प्रदान करना संचार का मुख्य कार्य है। नियंत्रण करना किसी समूह विशेष पर, मान लीजिए कक्षा बैठी है तो संचार का एक कार्य यह भी है, अध्यापक बोल करके उस पूरे 50-100 बच्चों की कक्षा को नियंत्रित भी करता है। सूचना देना, कोई भी सूचना इधर से उधर पहुंचानी है तो संचार के माध्यम से। अभिव्यक्ति देना, हमारे मन में कहीं किसी तरह का कोई विचार आया है तो उस विचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, उन्हें लाभान्वित करना भी संचार है। सामाजिक संपर्क साधना, जैसे चुनाव आने पर नेता लोग गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में जाते हैं, लोगों से संपर्क साधते हैं, उन्हें तैयार करते हैं वोट प्राप्त करने के लिए। नियोजन, समस्या निराकरण के लिए, किसी तरह की कोई योजना बनानी है, कोई समस्या है, उसका समाधान करना है, उसके लिए भी संचार का उपयोग किया जाता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी तरह की आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है तो आप संचार के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और व्यवसाय अनुकूल संचार, और अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भी एडवर्टाइज वगैरह के माध्यम से वहां भी आप संचार का उपयोग करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आप नोट कर सकते हैं, संचार के जो कार्य हैं, विचारों का आदान प्रदान, नियंत्रण करना, सूचना देना, अभिव्यक्ति देना, सामाजिक संपर्क साधना, नियोजन, समस्या निराकरण के लिए भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना और व्यवसाय अनुकूल संचार करना। तो प्यारे साथियों, ये था संचार, जिसमें हमने प्रयास किया कि आपको ढंग से बताया जाए संचार क्या होता है, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार के कार्य क्या होते हैं। उन सबको, इस पूरी संचार प्रक्रिया को हमने आपके बीच अच्छे से रखा। अब अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि जनसंचार के बारे में आपको विस्तार से बताया जाए। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित पाठ्यपुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें कक्षा 11वीं के लिए ये पहला पाठ है, पहला अध्याय है, इसको कक्षा 11वीं के लिए निर्धारित किया गया है। तो प्यारे साथियों, हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आपको नमस्कार।